सभी को नमस्कार। सुमन सैनी सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता संग्रह है आंसू के पद। आंसू कविता के कुछ पदों का अनुशीलन हमने पूर्व वाले वीडियो में कर लिया है और आज हम जिन पदों का अनुशीलन करेंगे वो इस प्रकार से हैं। लावण्य सेल राई सा जिस पर वारी बलहारी, उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। काली आँखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद अपने प्रियतम के सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए अपने प्रेम का भी परिचय दे रहे हैं और इसी प्रसंग में वो कहते हैं कि मेरे प्रियतम का सौंदर्य अतुल एवं अनुपम था। उसकी सुंदरता की शोभा अत्यंत प्यारी लगती थी। उसके लावण्य के सामने सौंदर्य का पर्वत भी न्योछावर किया जा सकता था। वह सौंदर्य का पर्वत प्रियतम की छवि के समक्ष राई के समान शुद्ध और तुच्छ प्रतीत होने लगता है। आगे कवि कहता है कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इसमें कवि ने अपनी प्रियतमा के नखशिख के साथ उसके अनुराग का वर्णन किया है। कवि प्रियतमा के मुख, केश और सिंदूरी मांग की शोभा का वर्णन करते हुए कहता है कि इन काले केश रूपी जंजीरों से मुख रूपी चंद्रमा को किसने बांध लिया है। अर्थात प्रिया के बंधे हुए केशों की लटें काली जंजीरों के समान लगती हैं। इन काली लटों से घिरा हुआ मुख चंद्र मानो काली जंजीरों से बांध दिया गया है। ये काले केस की लटें सांप है और सांप को फणीधर कहा जाता है। प्रिया की मांग में हीरों की लड़ शोभायमान है। इस कारण वे हीरे ऐसे लगते हैं कि मानो सर्पों के मुख हीरों से भरे हुए हो। आगे की पंक्तियों में कवि प्रिया के काले नेत्रों और उनमें व्याप्त अनुराग की लालिमा का वर्णन करते हुए कहता है कि काली आँखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। कवि प्रियतमा के काले नेत्र अतीव सुंदर हैं और उनकी पुतलियों के अनुराग के लाल लाल डोरे यौवन के मद की लालिमा को प्रकट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने नीलम पत्थर से बनी प्याली में माणिक के समान लाल रंग की मदिरा भर दी है। कवि प्रश्नात्मक रूप से कहता है कि ऐसा रूप सौंदर्य किसने रचा है, अर्थात प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। मांग हीरों से भरी हुई है। इसे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि कवि की प्रिया विवाहित है। उससे बिछुड़ जाने से कवि को उसकी सजी हुई मांग तथा सुंदर केसों की स्मृति रह गई है, जिसका सुंदर चित्रण कवि ने इन पदों में किया है। आंसू काव्य में कवि के प्रेम का आलंबन कोई मानवी नायिका ही है, अतः यह शुद्ध वीर काव्य भी कहा जाता है। इस पद में रूपातिशयोक्ति, संदेह, उपमा तथा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अगला पद देखिए। तिर रही अतृप्ति जलधि में, नीलम की नाव निराली, काला पानी वेला सी है अंजन रेखा काली। अंकित कर क्षितिज पटी को तुलिका बरौनी तेरी, कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी। क्या कह रहा है कवि, देखिए।
प्रियतमा के सुंदर काले नेत्रों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो अपार सागर में नीलम की निराली नाव तैर रही है। उसके नेत्रों पर काजल की जो काली रेखा है वह रेखा तथा उसके मध्य में चमकती हुई बरौनी काले पानी में स्थित घड़ी की तरह है, अर्थात जल घड़ी के समान लगती है। प्रियतमा के नेत्र अतृप्ति का सागर है, क्योंकि उन्हें निरंतर देखते रहने पर भी उत्कंठा एवं आसक्ति कम न होकर बढ़ती ही रहती है। या ये कह सकते हैं कि प्रियतमा के नेत्रों की काली रेखा मेरे लिए काला पानी के दंड की सीमा बन गई, जो कि निरंतर अतृप्ति बढ़ा रही है। अगली पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है, अंकित कर क्षितिज पटी को तूलिका बरौनी तेरी, कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी। कवि पुनः कहता है कि हे मेरे प्रिय, जो तुम्हारे नेत्रों के सौंदर्य को देखना चाहता है उसके लिए ये तुम्हारी बरौनियाँ पलकों के चित्रपट पर चतुर चित्रकार की तरह सुंदर नेत्रों का चित्र अंकित कर देती हैं। तुम्हारे नेत्रों के ऐसे अनुपम सौंदर्य को देखने वालों के हृदय घायल हो जाते हैं। तुम्हारी ये बरौनियाँ नेत्र सौंदर्य का चित्र बनाकर घायल हृदय पर मरहम लगाती हैं। कवि ने इस पद में अपनी प्रेमिका के नेत्रों की शोभा का वर्णन छायावादी शैली में किया है। नेत्रों की बरौनियों पर चतुर चितेरी का आरोप करके चित्रपटी को चित्रफलक भी कवि ने बताया है। अगला पद देखिए, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसमें भौमे बल देखा। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, है हंस न सुख यह फिर क्यों चुगने की मुद्रा ऐसे। विकसित सरसीज वन वैभव मधु ऊषा के अंचल में, उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि प्रियतमा के अधरों की सरल और निश्चल हंसी उसके दोनों कपोलों पर सुशोभित हो रही है। कपोल यानी गाल। तथापि उसके वक्र स्वरूप को भौहों की बंकिम छवि रूप में देखा जा सकता है। उसके मूंगे से बने हुए सीपियों अर्थात अधर रूपी लाल सीपियों के संपुट के अंदर शुभ्र दांत रूपी मोती के दाने कहाँ से और कैसे आ गए हैं। मोतियों को तो केवल हंस ही चुगता है, परंतु यहाँ तो नासिका रूपी तोता बैठा हुआ है, वह इन मुक्ताओं को कैसे चुग सकता है। कहने का आशय यह है कि नासिका रूपी तोता इन्हें नहीं चुग सकता, इसी कारण ये दांत रूपी मोती खूब चमक रहे हैं। अगले पद में कवि कह रहा है, कवि प्रिया के हास्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रियतमा के मधुर हास्य में उल्लास और मधुरता है। प्रभात काल की वेला में भीने सौरभ से युक्त कमल के पुष्प समूह में भी वह विकास और सौंदर्य ढूंढने पर भी नहीं मिलता। उस सुंदर मुख शोभा को यदि एक क्षण के लिए भी ये विकसित कमल देख लें तो इससे उनका स्वयं ही उपहास हो जाएगा और वे संकोच से हतप्रद हो जाएंगे। कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि सुबह की जो सुंदर प्रभात, सुबह का जो सुंदर प्रभात रहता है और उस पर पुष्प समूह के विकास का जो मौसम होता है उसमें भी ऐसा सौंदर्य हमें नहीं मिलता। प्रेमिका के मधुर हास्य, दंत पंक्ति एवं मुख सुषमा आदि का वर्णन इस पद में सुंदर तरीके से किया गया है। मुख के समक्ष कमल हतप्रद हो जाएगा, ऐसा वर्णन करने से यहाँ पर
इस पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है। अनुप्रास, रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार भी प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार आज हमने आंसू कविता के कुछ पदों का अनुशीलन किया और इससे आगे के जो पद हैं उनका अनुशीलन हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।